बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और उसका लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट, और ये अक्सर जो एनुअल पेपर हैं उसमें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का पता होना चाहिए कि ये क्या बताती है, ये थ्योरी गैसेस के बारे में क्या बताती है। तो डियर स्टूडेंट, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है गैसेस के फिजिकल बिहेवियर को। टू एक्सप्लेन द फिजिकल बिहेवियर ऑफ गैसेस, थ्योरी हैज़ बीन proposed known as kinetic molecular theory of gas। मीन के फिजिकल बिहेवियर को जो थ्योरी एक्सप्लेन करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इट टेल्स द बिहेवियर ऑफ गैसेस क्वांटिटेटिवली, मीन्स के ये गैसेस के बिहेवियर को क्वांटिफाई करती है, क्वांटिटेटिवली बताती है ये गैसेस के बिहेवियर को। तो डियर स्टूडेंट, कुछ साइंटिस्ट थे जिनका रोल था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस को डेवलप करने में। तो सबसे पहले बर्नौली एक साइंटिस्ट था जिसने 1738 में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस को एक्सप्लेन किया, इसे पेश किया। उसके बाद क्लासियस एक साइंटिस्ट था जिसने 1857 में काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव की, काइनेटिक गैस इक्वेशन बताई। और जितने भी आप लोग पीछे गैस लॉज पढ़ के आए हैं, कौन कौन से थे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, उनको एक्सप्लेन किया ऑन द बेस ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन की बेस पे उन लॉज को दोबारा एक्सप्लेन किया क्लासियस ने। इसके बाद डियर स्टूडेंट, क्लासियस के बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने डियर स्टूडेंट एक थ्योरी पेश की जिसका नाम था लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। मैक्सवेल proposed लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटीज। मैक्सवेल ने एक लॉ दिया जिसका नाम क्या था, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटीज। अब ये लॉ क्या था, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटीज। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, molecules are in the form of groups. Molecules are in the form of groups। मॉलिक्यूल जो हैं वो ग्रुप्स की शक्ल में पाए जाते हैं, हैविंग डेफिनेट वेलोसिटी रेंजेस। और उन ग्रुप्स की जो वेलोसिटी होती है वो डेफिनेट होती है, हैविंग डेफिनेट वेलोसिटी रेंजेस। ये क्या था, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटीज, जो किसने दिया था, मैक्सवेल ने। इसके बाद डियर स्टूडेंट, बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट था, उसने भी अपनी कंट्रीब्यूशन दी। बोल्ट्जमैन आल्सो कंट्रीब्यूटेड, उसने भी कंट्रीब्यूशन दी। एंड स्टडीड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज अमॉन्ग द गैस मॉलिक्यूल्स, एंड स्टडीड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी among
गैस मालिक्यूल्स, कि गैस के मालिक्यूल्स जो हैं वो किस तरीके से अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक मालिक्यूल किस तरह दूसरे मालिक्यूल को अपनी एनर्जी देता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग गैस मालिक्यूल्स। इसी तरह डियर स्टूडेंट वान डर वाल्स भी साइंटिस्ट था जिसने अपनी कंट्रीब्यूशन दी। वान डर वाल also contributed in this field। तो ये डियर स्टूडेंट कुछ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशंस दी और मुख्तलिफ किस्म के लॉज या पॉइंट्स बताए। तो डियर स्टूडेंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो इम्पॉर्टेंट किस्म के पॉइंट्स हैं या आप लोग कहें कि फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले वाला पॉइंट, एवरी गैस consists of large number of very small particles called molecules। कोई भी गैस वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। और कुछ ऐसी गैसेज हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनको हम लोग नोबल गैसेज बोलते हैं। इनको मोनोएटॉमिक गैसेज, इनको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूलर गैसेज बोलते हैं। ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होती हैं या इनके अंदर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। आप लोग ये देखें, हीलियम ये एक ही एटम पे मुश्तमिल होती है, जैसे हाइड्रोजन गैस 2 एटम पे मुश्तमिल होती है, Cl2 गैस 2 एटम्स पे मुश्तमिल होती है, O2 गैस 2 एटम्स पे मुश्तमिल होती है। बट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जितनी भी नोबल गैसेज हैं ये मोनोएटॉमिक गैसेज कहलाती हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हैव मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इनके अंदर एक एटम मौजूद होता है और वही एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद दूसरा पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस molecules of gas move haphazardly, move randomly, moves haphazardly, बेतरतीबी हरकत मीन्स के वो किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में भी कोलाइड करते हैं, कोलाइडिंग देमसेल्व्स, कोलाइडिंग देमसेल्व्स एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। walls of container and change their direction। वो आपस में भी कोलाइड करते हैं, टकराते हैं और कंटेनर के साथ भी टकराते हैं, जिसकी वजह से उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, the pressure exerted by a gas
exerted by गैस, जो प्रेशर एक्सर्ट करती है गैस, मीन्स के जो प्रेशर लगाती है गैस, या गैस की वजह से जो प्रेशर होता है वो किसकी वजह से होता है? कोलिजन की वजह से होती है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स with the walls of the container, walls of the container और साथ में मीन्स के ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जब कंटेनर के वाल्स के साथ टकराते हैं तो प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो जो हमें गैस प्रेशर दे रही होती है, जो हमें प्रेशर शो हो रहा होता है गैस की वजह से, वो किस वजह से प्रेशर शो हो रहा होता है कि गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की वाल के साथ टकरा रहे होते हैं, कोलाइड कर रहे होते हैं। और गैस के मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तो उनकी कोलिजन क्या होती है? द कोलिजन among the gas molecules are perfectly elastic मीन्स के जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो उनकी कोलिजन कौन सी होती है? इलास्टिक कोलिजन होती है। तो डियर स्टूडेंट, इलास्टिक कोलिजन कौन सी होती है? ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम वो चेंज नहीं होता। ऐसी कोलिजन मीन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब कोलाइड करते हैं आपस में तो उनकी कोलिजन क्या होती है? इलास्टिक कोलिजन। तो कोलिजन के नतीजे में उन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम डज नॉट चेंज। कोलिजन के नतीजे में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम मॉलिक्यूल्स का वो चेंज ना हो तो उस कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो रिमेन सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। उसके बाद डियर स्टूडेंट चौथा पॉइंट, the molecules of gas are widely separated from one another and there are sufficient empty space among them. The molecules of gas are widely separated to each other and sufficient space among them. गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं और उनके दरमियान बहुत सारी क्या होती है? जगह मौजूद होती है, खाली जगह मौजूद होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं सफिशेंट एम्प्टी स्पेस। उसके बाद डियर स्टूडेंट पांचवा पॉइंट, the molecules of a gas have no force of attraction for each other. The molecules of gas have no force of attraction या forces of attraction each other. गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे मौजूद होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट छठा पॉइंट, जो एक्चुअल वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ molecules of gas is negligible as compared to the total volume
या एज कंपेयर टू दी वॉल्यूम ऑफ गैस। मीन्स के अगर आप लोग गैस को कंप्रेस करो, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करो, तो जो हमें फाइनल वॉल्यूम हासिल होगा गैस को कंप्रेस करके, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करके, जैसे हमारे पास बैलून होता है, हम उसको प्रेस करते आते हैं और वो एक छोटा सा हमारे पास बैलून हासिल हो जाता है जिसका साइज बहुत छोटा होता है। तो इसी तरह गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई किया जाए तो उनका जो वॉल्यूम हासिल हो जाता है वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। जब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो मॉलिक्यूल्स उन एम्प्टी स्पेसेस के अंदर आ जाएंगे, उन खाली जगहों के ऊपर आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो एक्चुअल वॉल्यूम हासिल हो जाएगा गैस का वो बहुत छोटा होगा उसके वैसे वॉल्यूम की निस्बत जो जिसमें गैस पूरे एरिया के अंदर फैली हुई होगी, स्प्रेड होगी। तो वो वाला वॉल्यूम अगर हम लोग उसको छोटा करना चाहें तो छोटे करते करते उस वॉल्यूम का साइज बहुत छोटा हो जाएगा उसके ओरिजिनल वॉल्यूम जिसमें वो फैली हुई होती उसकी निस्बत। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दी वॉल्यूम ऑफ गैस। उसके बाद डियर स्टूडेंट 7वां पॉइंट, the motion imparted to the molecules by gravity is negligible as compared to the effect of collision between them। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे होते हैं तो टकराने से जो मोशन प्रोड्यूस हो रही होती है उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसका इतना ज़्यादा असर नहीं होता। मीन्स के फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से मॉलिक्यूल्स को जो मोशन प्रोड्यूस करनी चाहिए थी या ग्रेविटी के असर की वजह से मॉलिक्यूल्स की जो हरकत होती है वो बहुत थोड़ी होती है, निग्लिजिबल होती है। उस हरकत की निस्बत जो हरकत मिल रही होती है कोलिजन की वजह से, जो मोशन मिल रही होती है कोलिजन की वजह से, कोलिजन की वजह से मॉलिक्यूल्स इतना तेज़ी से मूव करता है या उसकी मोशन जो है कोलिजन की वजह से इतनी तेज़ ज़्यादा होती है कि ग्रेविटी की वजह से जो मोशन इम्पार्ट होनी होती है, प्रोड्यूस होनी होती है, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो द मोशन इम्पार्टेड टू दी मॉलिक्यूल्स बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो मोशन इम्पार्ट होती है वो क्या होती है, इज निग्लिजिबल, वो बहुत थोड़ी होती है एज कंपेयर टू द इफेक्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन देम। उस मोशन की निस्बत ये मोशन बहुत थोड़ी होती है। कौन सी मोशन? ग्रेविटी की वजह से जो प्रोड्यूस होनी होती है मोशन, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है उस मोशन की निस्बत जो प्रोड्यूस हो रही होती है कोलिजन की वजह से। उसके बाद डियर स्टूडेंट 8वां पॉइंट, the average kinetic energy of the gas molecules varies directly as the absolute temperature of the gas। The average kinetic energy of the gas molecules varies directly at the absolute temperature of the gas। मीन्स के जब टेम्परेचर बढ़ता है
तो गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम होगा तो गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आगे जो साइंटिस्ट ने रोल प्ले किया था उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्या थे, साइंटिस्ट के पॉइंट्स थे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।